देखिए शहर में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन आपको ठंडा नहीं होना है, नहीं तो रिजल्ट कोई और उचक के ले जाएगा आपसे। शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन की, जो कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर है ये। पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा और उसका आपको जवाब देना है। जो करंट से सवाल होगा और वही का आपको जवाब देना है। जवाब देने से ही पता चलेगा कि कितना न्यूज़पेपर आप खंगाल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्टेट वाइज लार्जेस्ट इकोनॉमी इज, सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है? क्यों क्वेश्चन न्यूज में ये? क्योंकि अभी एक स्टेट है जिसने अपने इकोनॉमी में छलांग लगाया है। कौन सा एक स्टेट है वो आपको बताना है। पहले इसका आंसर दीजिए कि लार्जेस्ट कौन है इकोनॉमिक वाइज। इकोनॉमी वाइज लार्जेस्ट कौन है ये बताइए पहले आप। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। ठीक है, बिहार को तो पहले ही साइड कर दीजिए, अभी बहुत काम करना बाकी है बिहार को। पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आया है 9.2। ठीक है, जीडीपी हो गई है इसकी, इसीलिए ये सवाल आपके पास आया है अभी, क्योंकि यही न्यूज, यही चर्चा का विषय है अभी। तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है, याद रखिएगा 9.1 है इसकी जीडीपी टोटल। उसके बाद महाराष्ट्र यूजुअली इकोनॉमिक कैपिटल कहलाता है, 15.2 है, बरकरार है पहले नंबर पे। बिहार की बात करें तो बिहार जो है 26वें नंबर पे है ऐसे ओवरऑल इकोनॉमी में, लेकिन इस बार ग्रोथ कितना हुआ है बिहार की इकोनॉमी में? 10.98। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारा डेटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी तगड़ा आया है साल 2018 से लेके साल 2023 तक, इसीलिए इतना जबरदस्त जो है इनमें सुधार हुआ है। और एक बार और याद रखिएगा कि 14 नंबर पे थे, 14 पे थे ये किसमें? इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का भी याद रखिएगा कि कौन से स्टेट कितने नंबर पे? 14 पे था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें जो है इसकी रैंकिंग जबरदस्त सुधरते हुए दूसरे नंबर पे आ गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बिहार कितने नंबर पे है? तो बिहार इजी ऑफ डूइंग के मामले में 26वें नंबर पे है, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी बिहार में जो है 13-14 दिसंबर क्या चल रहा था? 13 से 14 दिसंबर क्या चल रहा था? इन्वेस्टर मीट चल रहा था पटना में। ठीक है, कितने का आया था इन्वेस्टमेंट इस मीटिंग के दौरान? ये बताइए, ये सिर्फ डेटा आपको बताया गया है पहले। बीपीएससी 70 में यही सब क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्योंकि अभी का करंट अफेयर देख लिया, बीपीएससी जो है पुराना ही करंट अफेयर पूछ रहा है या फिर एकदम करंट पूछ रहा है, तो सब डेटा नोट करते रहिएगा। 50,530 करोड़ का लास्ट दिन तक जो है इन्वेस्टमेंट आया है किसका? बिहार का, इन्वेस्टर मीट के थ्रू। सबसे ज्यादा किसने किया है? 8700 अदानी पावर ने किया है सबसे ज्यादा। ठीक है, कहां कहां इन्वेस्टमेंट आएगा उनका? गोदाम में आएगा, स्टोर कीपर स्टोरेज बनाएंगे अपना, उसके बाद बिजली मीटर पे इन्वेस्ट करेंगे, ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। अभी आ जाते हैं फिर से उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश ने बाजी मारी है अभी, देखिए 9.2% और 15.7% है। माफ कीजिएगा, हम 15.2 लिखा था। ठीक है, ये गलत हो गया, 15.7% है किसका? महाराष्ट्र का जीडीपी ग्रोथ। उसके बाद 9.2 है किसका? 9.2 है आपका उत्तर प्रदेश का, यही तो अभी बढ़ा है। और 9.1 एक नंबर से जो है पीछे किया है किसको? तमिलनाडु को। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे चला गया, पहले दूसरे पे था। गुजरात 8.2 पे है। एक चीज कॉमन दिख रहा है इसमें आपको, महाराष्ट्र में, गुजरात में और वेस्ट बंगाल में कुछ कॉमन नोटिस किया आपने? ज्योग्राफिकल रीजन अगर इनका देखिएगा तो सब का सब कोस्टल स्टेट है। ठीक है, कोस्टल रीजन स्टेट है, सारे से जो है समुद्र की सीमा लगती है। सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है? गुजरात से, यहां से, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहां से बिहार के बारे में यहां से नोट रखिएगा अपने पास कि जो है बिहार जो है जीडीपी ग्रोथ कितना किया था? 10.98 यहाँ पे। ठीक है, इसकी रैंकिंग कितनी है जीडीपी रैंक में? इसका 14th है।
ठीक है बिहार का। ये बीएसएससी के लिए आपको ये सब डेटा नोट कराया जा रहा है। ग्रोथ 10.98, बिहार जीडीपी ग्रोथ 10.98, ये 2 बार हो गया, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। जीडीपी परसेंट पर कैपिटा रैंक जो है 33rd है, ये ध्यान में रखिएगा। बिहार से लेके सारी रैंकिंग जो है आपकी इंपॉर्टेंट बनती है, सबको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अचीव दिस बाय इम्प्रूव, हाँ ये भी ध्यान में रखिए कि कैसे अचीव किया इतना कुछ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो उनका कहना है, उत्तर प्रदेश के सीएम का कहना है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया, उसके बाद कनेक्टिविटी पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। ये 3 चीज के बारे में इन्होंने बताया कि इस पे इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से साल 2018 से जो है इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा आया है। 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है इनको मिल चुका है अब तक। इससे भी बहुत ज्यादा का इनको इन्वेस्टमेंट मिला है। जहां बिहार को 50,530 करोड़ का मिला, इनका जो है लाख में इन्वेस्टमेंट मिला है इनको, जिसके वजह से इनकी जो है रैंकिंग जबरदस्त सुधर गई है, ठीक है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं, वहीं आपका बिहार 26वें नंबर पे है। दोनों जो है नॉर्थ इंडिया के स्टेट है, लेकिन फर्क देखिए दोनों में कहा कैसे जो है उत्तर प्रदेश आगे निकल रहा है तेजी से। अब देखिए उत्तर प्रदेश बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। पहली कौन है? महाराष्ट्र है। सेकंड कौन हो गई आपकी? उत्तर प्रदेश। थर्ड कौन है आपकी? तमिलनाडु, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक उत्तर प्रदेश वाज थर्ड इन द जीडीपी शेयर। अब जीडीपी शेयर में भी जो है ये तीसरे नंबर पे है। कौन? उत्तर प्रदेश। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड नंबर पे, पहले कितने नंबर पे था? 14 पे। ये सब रैंकिंग इंप्रूव हुई है। यहां से देख लीजिए सारे कोस्टल स्टेट की जो है जीडीपी शेयर देखिए 15.7% है महाराष्ट्र की, उसके बाद 9.2 उत्तर प्रदेश, उसके बाद 9.1 तमिलनाडु, ठीक है, 8.2 गुजरात। सब के सब जो है कोस्टल स्टेट है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको तीनों चीज मिलता है, तीनों ट्रांसपोर्ट मिलता है, रेल मिलता है, रोड मिलता है एंड सी पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं, जिसके वजह से जो है इनका इजी ऑफ डूइंग के बिजनेस में बहुत ज्यादा सुधार मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन में इजी एक्सेस मिलता है इन लोग को, जिसकी वजह से ये जो है जीडीपी में अच्छा से अच्छा शेयर करते हैं अपने नेशन में। देखिए कर्नाटका 6.2, राजस्थान 5.5, आंध्र प्रदेश 4.9, मध्य प्रदेश 4.6 और उत्तर प्रदेश जो है लैंडलॉक होने के बावजूद जो है इसने बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है अपना, जिसकी वजह से इसकी 9.2 जीडीपी ग्रोथ शेयर मिल गया है इनको। रैंकिंग में सुधार हुई है। अब यहां से देखिए आप, यहां देखिए कि आपको जो है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग दी गई है, किसके थ्रू दी जाती है ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये DPIIT के थ्रू दिया जाता है। DPIIT ये कब बना था? 2019 में। किसके अंदर काम करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये चीज जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके अंदर है? कमेंट में बताइए। पीयूष गोयल के अंदर है? किसके अंदर है बताइए देखकर। रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसके बारे में ध्यान में रखिए कि ये 2019 में बनी है बॉडी, नई बॉडी है ये। यही 4th एडिशन जो है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग देते हैं यही, ठीक है। जिसकी रैंकिंग यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश 2 पर है, और यहाँ से बिहार की रैंकिंग देख लीजिए 26 है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना इसको। और सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो है रैंकिंग जानिएगा, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ज्यादातर जो है 29 पर है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सारे के सारे। त्रिपुरा 29, सिक्किम 29, उड़ीसा एकमात्र है जो नॉर्थ ईस्ट का नहीं है लेकिन 29 रैंक पे है। नागालैंड, उड़ीसा के साथ ऐसा क्या हो रहा है ये आपको सोचने की विषय है कि ये भी कोस्टल रीजन में होने के बाद भी जो है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में ये 29वें नंबर पे है। अरुणाचल प्रदेश भी 29वें नंबर पे है, चंडीगढ़ 29वें नंबर पे है, मणिपुर 29वें नंबर पे है। नॉर्थ ईस्ट का आपको याद रखना है। उसके बाद आपको यूनियन एंड टेरिटरीज का भी याद रखना है कि सबसे अच्छी रैंकिंग जो है यूटी में किसकी है। तो सबसे अच्छी रैंकिंग दिल्ली की है, 12 नंबर पे है दिल्ली।
इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और नॉर्थ ईस्ट में दूसरे नंबर पे कौन मिलेगा आपको? लक्षद्वीप मिलेगा 15 नंबर पे, ठीक है। यहां से ये सारी रैंकिंग इजी है, नॉर्थ ईस्ट, यूटीज एंड टॉप मोस्ट इजी ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट का एक लिस्ट बना लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से जो है इकोनॉमी बेस्ड करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन पढ़िए मगर ढंग से पढ़िए, ठीक है। दधा के पढ़िएगा तो औंधे मुंह गिरिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रसाद स्कीम रिलेटेड टू? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। किससे रिलेटेड ये प्रसाद स्कीम जो है, प्रसाद स्कीम किससे रिलेटेड है बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ है 4 मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये? इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, पूरी मिनिस्ट्री ही न्यूज में है अभी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके अंडर में है? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर में है, याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के अंदर है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन में लिखा हुआ है आपको सिर्फ ये करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म लिखा था इस तरह से पूरा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, ठीक है। ये किसके अंदर में है? एसजी कृष्णा रेड्डी के अंदर है, ठीक है। डॉक्टर एसजी कृष्णा रेड्डी के अंदर है ये चीज। ये मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तो आपको पता ही है, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के अंदर है। ये सारी जानकारी आपके काम की थी। अब चलिए आप आंसर बता दिया होगा, आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड है प्रसाद स्कीम, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, आंसर देख लीजिए। द फुल फॉर्म ऑफ द प्रसाद, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव। दिस स्कीम फोकस क्या है इस स्कीम का? इस स्कीम का फोकस यह है कि आपका जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको प्रमोट करना, आपकी जो मंदिर है, आपके जो और भी गिरजाघर है, जो भी राष्ट्रीय धरोहर है उसको जो है प्रमोट करना, ठीक है। उसके जरिए जो है आपका इकोनॉमी जनरेट करना। इसका इनरिच द रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस कीजिए और प्रमोट कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का यही उद्देश्य है। द फुल फॉर्म ऑफ दिस प्रसाद स्कीम इज पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव। दिस स्कीम फोकस ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट अक्रॉस इंडिया फॉर इनरिचिंग रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है, इसको याद रखिएगा। और इंडिया रैंक 6th बाई वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है? 6th है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ओवरऑल बात किया जाए तो टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 54th, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। ये सारा जो है इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म इंडेक्स रिलीज होता है हर साल, इसमें इंडिया की रैंक जो है 54th है। साल 2022 का लास्ट है ये डेटा, इसके बाद से ये रिलीज नहीं हुआ है, तो आप ध्यान में रखिएगा। इंडिया रैंक 6th बाई WTTC यानी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। टूरिज्म जीडीपी कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इकोनॉमिक ट्रेंड्स रिपोर्टेड बाय द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, इसके बारे में भी जान लीजिए आप। ये कब बना था? 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। श्री जी कृष्णा रेड्डी जो है, इनके अंदर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। कल्चर एंड टूरिज्म जो है किसके अंदर में आता है? यहां से ये जानकारी भी आप ध्यान में रखिएगा। टूरिज्म सेक्टर में जो है इंडिया का ये ड्यूरिंग कोरोना 2019, 20, 21, 22 ये 4 साल जो है ये ड्रॉप हुआ था। अब जो है ऐसा कहा जा रहा है जो ये अपने 2019 से पहले वाले पीक पर जो है पहुंच चुका है। 7.42 मिलियन टूरिस्ट जो है साल 2023 में जो इंडिया आए हैं, जो एक बहुत बड़ा जो है क्या है नंबर है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी जो है बूस्ट की है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे के स्लाइड में आपको पता चलेगा इसके इंपॉर्टेंस को। देखिए 15.3 डायरेक्ट जो है जॉब
ओवरऑल क्रिएट होता है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से इनक्रेडिबल इंडिया जो आपका ये प्रोग्राम है। और एक चीज यहां भी ध्यान में रखिएगा कि 2028 तक जो है 10 मिलियन जॉब आपको क्रिएट करने का जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये है 80 मिलियन, 10 मिलियन प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द नियरली 80 मिलियन पीपल इन फाइनेंशियल ईयर 2020। ठीक है, 2020 में जो है 80 जॉब गई है, बहुत ज्यादा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम आराम से आगे बढ़िए और सब्र से पढ़िए, रिजल्ट जरूर होगा आप लोग का। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ISMA फाउंड इन विच ईयर? ठीक है, इंडियन शुगर इंडस्ट्री जो है अभी न्यूज में है बहुत तेजी से, कुछ डेटा आया है इससे रिगार्डिंग जिसकी वजह से न्यूज में है ये, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहां से हम शुगर के बारे में A to Z जानकारी देंगे आपको। पहले तो आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। 1932, 1954, 1956, 1927, ठीक है। 1903 में जो है पहली शुगर मिल लगी थी इंडिया में, ठीक है, यही है। इसको आप कंफर्म बताइए कि ये सही है कि गलत है। चलिए आइए इस पे आते हैं। हम बोल रहे हैं 1903, ठीक है, पहला शुगर मिल, ये डेटा जो है गलत है, ठीक है। इससे भी पहले लगा है शुगर मिल, पहले भी बना इससे भी। चलिए अभी इस क्वेश्चन पे करते हैं कंसंट्रेशन। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA फाउंडेड इन विच ईयर? ठीक है, 1932, 1954, 1956, 1927। तो यहाँ से सही आंसर है आपका 1932, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये शुगर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट इसका देख लीजिए, इसमें अकॉर्डिंग टू द इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, शुगर मिल इन इंडिया हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपोर्ट 55 लाख टन ऑफ स्वीटनर। ठीक है, 55 लाख स्वीटनर्स को जो है, स्वीटनर यानी चीनी और इसके एलोंग जो भी चीजें होती हैं जो गन्ना से बनती है प्रोड्यूस, उसको स्वीटनर बोलते हैं, ठीक है। इस सबको जो है 55 लाख एक्सपोर्ट करने का टारगेट है। उसके बाद अब जानिए कि ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जिसमें 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स इन्वॉल्व हैं, और इसके बाद डायरेक्ट जो है 5 लाख वर्कर डायरेक्टली एम्प्लॉय हैं। कहाँ? शुगर मिल्स में। तो सोच लीजिए कि कितनी बड़ी जो है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे देखिए, पहली बात तो ये कि एग्रो बेस्ड होने के कारण कौन से सेक्टर में आएगी? इकोनॉमी के फर्स्ट सेक्टर में आ जाएगी, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गया ये, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन। देखिए गन्ने के लिए क्या होता है, शुगर इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्रोथ ऑफ शुगर के लिए ये टेम्परेचर याद रखिएगा और क्लाइमेट भी याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन कई बार बना है। रेनफॉल कितना चाहिए ये भी ध्यान में रखिएगा, 75 से 100 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल चाहिए आपको। सॉइल कैसा चाहिए आपको? डीप, रिच और लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है। टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट याद रखिएगा कि महाराष्ट्र जो है फिर से पहले नंबर पे आ गया है। 5 साल बाद इसने यूपी को रिप्लेस किया था। यूपी जो है आपका पहले नंबर पे था, अब जो है महाराष्ट्र आपका वापस से पहले पोजीशन पे आ गया है। और इंडिया की बात करें तो याद रखिए कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। हम प्रोड्यूस भी करते हैं चीनी सबसे ज्यादा, ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है हमने, और उसके बाद हम कंज्यूम भी कर देते हैं सबसे ज्यादा शुगर को। और एक चीज ध्यान रखिए कि हम दूसरे नंबर के शुगर एक्सपोर्टर हैं, सेकंड पोजीशन है हमको हमारा शुगर को एक्सपोर्ट करने में। ये सारा डेटा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका ये स्टेट जो है शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और ये सारा का सारा स्टेट, इसमें से उत्तर प्रदेश को सिर्फ निकाल दीजिए तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन बोलते हैं। और इसके अलावा आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, पुडुचेरी हो गया, गोवा हो गया,
ठीक है, ये सारा जो है ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन कहलाता है। इस तरह से भी आपसे ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट का नाम देके आपसे पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है सब ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन है या ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन में आता है। ठीक है, और भी स्टेट का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां से एक चीज आप कंफर्म रखिएगा कि सब ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन बस 4 ही है इंडिया में। ठीक है, 2 रीजन में बांटा गया है शुगर केन इंडस्ट्री को, एक सब ट्रॉपिकल रीजन और एक ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आप ध्यान में रखिएगा कि 4 ही स्टेट है। कौन कौन है? आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और आपका बिहार है। इसके अलावा जितना भी सेंट्रल इंडिया का स्टेट हो गया और साउथ इंडिया का स्टेट हो गया, जहां भी शुगर केन हो रहा सब ट्रॉपिकल रीजन है। सब नहीं, ट्रॉपिकल रीजनल शुगर केन स्टेट है ये। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए, इंप्रेसिव शुगर सीजन भी याद रखिएगा, सितंबर से अक्टूबर है इंडिया में। ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द शुगर केन प्रोडक्शन, शुगर एक्सपोर्ट, केन प्रोड्यूस, ये सब का सब जो है दिस सीजन के अंदर ही होता है। इसी सीजन के अंदर सारे काम होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखिए कि शुगर प्रोड्यूसिंग में हम जो है पहले नंबर पे आ गए हैं, ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है, और कंजप्शन में भी जो है हम पहले नंबर पे हैं, एक्सपोर्ट पे हम दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, कंडीशन आपको बता दिया गया कि गन्ने की खेती के लिए डेक्स्टन एक जो है बैक्टीरियल डिजीज है जो गन्ने में होता है, शुगर केन में होता है। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेक्स्टन जो है किससे रिलेटेड है, कौन से? ठीक है, यहां से सारी चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, सब ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं किससे रिलेटेड और क्या है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP, द FRP इज रिकमेंडेड बाय। ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ये किसके लिए दिया जाता है? एक MSP होता है, ठीक है, और एक जो है आपका FRP होता है। तो यहां पर FRP के बारे में पूछा गया और रिकमेंडेशन पूछा गया, अप्रूवल नहीं पूछा गया। ठीक है, अप्रूवल नहीं पूछा गया है, आपको रिकमेंडेशन पूछा गया। बताइए कि किसके थ्रू जो है FRP, गन्ने के लिए FRP होता है, बाकी 22 चीजों के लिए, 22 फूड्स आइटम के लिए आपका MSP होता है, लेकिन गन्ने के लिए जो है आपका FRP होता है। ये ध्यान में रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं इसको। और ये जो है आपका फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, ये कौन रिकमेंड करता है? यहां से आपको आंसर देना है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, सबका सब जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आपको बताना है कि कौन इसमें सही आंसर है। आगे स्लाइड में आपको इसका आंसर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि आंसर जो है क्या है इसका। अब आपको पढ़ना पड़ेगा अपने रिजल्ट के लिए। जब आप इस तरह से पढ़िएगा, बेसिक को स्टैटिक को करंट से लिंक कीजिएगा, तो आपके चांसेस जो है ज्यादा बनेंगे। कम ही पढ़िए, लेकिन उसको बेसिक्स टू एडवांस लिंक करके पढ़िए। तो इसका सही आंसर है, रिकमेंडेशन पूछा गया तो CA-CP ही इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर अप्रूवल पूछा जाता तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन है क्वेश्चन में, तो रिकमेंड जो है यही करती है, यही बॉडी रिकमेंड करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और उसको अप्रूव्ड ये करता है आपको कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, और MSP के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? CA-CP है। ठीक है, आइए आके देखते हैं आगे। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP, द FRP इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स हैव टू पे। शुगर मिल्स को, फार्मर को इतना पैसा देना ही देना है। ये जो है किसके थ्रू बोला जाता है आपको? देखिए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर। ठीक है, लोगों की मीटिंग होती है, सारे बॉडीज की मीटिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है यहाँ पर। उसके बाद जो है आपका फैसला लिया जाता है कि एफआरपी कितना रहेगा गन्ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोकते हैं अपने इस सेशन को। पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, स्टैटिक और करंट को लिंक करके पढ़िए, तो आपके लिए जो है कंपटीशन आसान हो जाएगा। जो भी जनरल कंपटीशन आप देने जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो आपको कमीशन लेवल का हो, या फिर इससे भी एडवांस एग्जाम हो, सब का सब जो है इस तरह से करंट अफेयर अगर आप पढ़िएगा, स्टैटिक को बेसिक से लिंक करके और करंट को लिंक करके न्यूज़पेपर के एनालिसिस कीजिएगा, तो आपका करंट अफेयर का जीएस का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया।